नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग कुशल और स्वस्थ होंगे। मैं नसीम हिंदी सेंट क्लारेट हाई स्कूल की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। कोरोना इस महामारी के कारण आप सबकी पढ़ाई में आप लोग पीछे ना रहें, इसीलिए हमारी पाठशाला आप सबकी पढ़ाई के बारे में सोचकर आपको हमेशा हर स्थिति में हर विषय में आगे रखना चाहती है। इसलिए समय पर वीडियो, ऑनलाइन क्लासेस, असाइनमेंट्स और ऑनलाइन टेस्ट और अपनी क्लास वर्क और होमवर्क समय पर लिखिए और पढ़िए। अपने घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि घर ही आपका सुरक्षा और रक्षा कवच है। सार्वजनिक स्थानों पर आना जाना कम कीजिए और अपना और अपने घर वालों का भी विशेष रूप से ख्याल रखिए। आज हम 8वीं कक्षा के हिंदी द्वितीय भाषा के 1 से 5 पाठ कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम व्याकरण की कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और ध्यान से सुनिए। पिछली बार भी हमने व्याकरण के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी और फिर से एक बार व्याकरण की पुनरावृत्ति करेंगे। ध्यान से सुनिए बच्चों। देखिए बच्चों, हिंदी भाषा को सीखने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। देखिए भाषा को सीखने के लिए हमें कई विषयों की जानकारी प्राप्त करना चाहिए। देखिए बच्चों, ईश्वर की सृष्टि में मनुष्य का स्थान सबसे ऊपर है। इस कारण मुख्य कारण उसकी बुद्धि है। देखिए उसमें कई प्रकार के भाव, विचार उत्कृष्ट होते हैं और इस तरह से इस विचारों को वे दूसरे मनुष्य पर प्रकट करता है। साथ ही दूसरों के विचारों को ग्रहण करने की चेष्टा भी करता है। इस तरह इसीलिए वे वाणी और लेखन का सहारा लेता है। मनुष्य प्रारंभिक अवस्था में संकेत से भी काम लेता था और वाणी और लेखनी द्वारा भाव प्रकट करने का ढंग भाषा है। भाषा विकार प्रकट करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है और उसके साथ साथ भाषा एक साधना है और जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरों पर प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को समझता या ग्रहण करता है। भाषा के रूप होते हैं बच्चों। भाषा के 2 रूप होते हैं। जब मनुष्य बोलकर आसपास के व्यवहारों के सामने अपने विचार प्रकट करता है, तब वे भाषा के और कथित रूप का प्रयोग करता है। पर दूरस्थ व्यक्तियों तक अपने विचारों को पहुंचाने के लिए वे मौखिक भाषा का भी सहारा नहीं ले सकता। उसे निम्नलिखित भाषा का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार लिपि के सहारे व्यक्त करने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। भाषा के और कथित रूप के 2 भेद होते हैं, बोली के रूप में और एक भाषा के रूप में। बच्चों, बोली के रूप में और भाषा के रूप में देखिए उससे पहले हमें उस संज्ञा की विशेष जानकारी प्राप्त करना पड़ता है। देखिए बच्चों, संज्ञा पिछली बार भी हमने अपनी क्लास में संज्ञा के बारे में पढ़ा है बच्चों। और देखिए संज्ञा का मतलब क्या है, नाउन। देखिए संज्ञा मतलब जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम का बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के शब्द का बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। देखिए बच्चों, संज्ञा के भेद देखिए कितने प्रकार के होते हैं। स्क्रीन पर देखिए, उसको आप जूम भी करके देख सकते हैं। देखिए संज्ञा के भेद 5 होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इस तरह से बच्चों आप यहाँ पर भी देख सकते हैं संज्ञा के रूप। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और उसके बारे में देखिए। उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए संज्ञा मतलब कौन से भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के शब्द को संज्ञा कहते हैं। इस तरह से अभी हम देखेंगे बच्चों संज्ञा के जो भेद होते हैं वो इस तरह के हैं। 5 भेद हैं।
जिसमें राम दशरथ के पुत्र थे। सो इस तरह राम, दशरथ और पुत्र ये सब संज्ञा में आते हैं। सो इस तरह से बच्चों संज्ञा के 5 भेद हुए हैं ना। तो संज्ञा के 5 भेदों में देखिए, जिस संज्ञा के किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि विलास, मद्रास, आम, शक्कर, हिमालय, हैदराबाद वगैरह ये सब नामों में आते हैं। यहाँ विलास एक व्यक्ति का नाम है, मद्रास हैदराबाद, और इस तरह से कौन से भी एक पर्टिकुलर वस्तु, स्थान का नाम को एक स्पेशली एक व्यक्ति के बारे में बताया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया बच्चों। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा, और जिस संज्ञा के किसी एक जाति के पदार्थों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल जाति या मतलब स्त्री जाति या पुरुष जाति, इस तरह से लड़का, नदी, नगर और कक्षा, स्त्री ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो देखिए उसके बाद बच्चों हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जिस संज्ञा के गुण या फिर दशा या फिर व्यापार या फिर भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बचपन, मनुष्य, बुढ़ापा, मधुरता, दया वगैरह सब भाव, उनके भावों को प्रकट किया जाता है बच्चों। उसके बाद देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा में, और देखिए उसमें जिस संज्ञा के किसी धातु या फिर द्रव्य का बोध हो उसे क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, तांबा, पीतल ये सब द्रव्यवाचक में आएंगे। उसके बाद समूह, समूहवाचक मतलब आपको तो जाने, समूह मतलब एक ग्रुप। देखिए समूहवाचक संज्ञा जिस वस्तुओं के समूह का ज्ञान होता है उसे समूहवाचक कहते हैं। जैसा कि सेवा है, मेला है, कक्षा है, मंडल है, ये सब क्या है, एक ही ग्रुप में आता है। इस तरह से बच्चों अभी हम संज्ञा के भेद जो 5 प्रकार के होते हैं उसके बारे में हमने आपसे अभी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की है बच्चों। उसके बाद अब हम देखेंगे, देखिए सर्वनाम में देखेंगे बच्चों अभी हम देखिए बच्चों सर्वनाम में देखिए जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर उसका नाम ना लेकर उसके बदले में उस नाम के स्थान पर यहाँ, वहाँ, ये, मैं, तू, तुम, आप, इस तरह जो कुछ भी शब्द इस्तेमाल होते हैं वो क्या है, सर्वनाम में आते हैं बच्चों। जो शब्द संज्ञा के बदले में आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। राम अच्छा लड़का है, राम पाठशाला जाता है, राम एक बुद्धिमान लड़का है। सो इस तरह से ये सब राम राम जहाँ पर आया है ना वो पूरा संज्ञा है। लेकिन उसके स्थान पर अगर वह लड़का अच्छा है, वह एक बहुत अच्छा काम करता है, वह पाठशाला जाता है, इस तरह से जो वह होगा प्रयोग हो रहा है उसको क्या है, उसको हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे आप देख सकते हो वह, मैं, तू, तुम, आप, हम, क्या, कौन, इस तरह से जो कुछ भी है वो सब क्या है, सर्वनाम में आते हैं बच्चों। तो देखिए उसके बाद अब हम देखेंगे सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए बच्चों सर्वनाम के, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम है ना बच्चों, देख रहे हैं, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, और देखिए इस तरह से अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इस तरह से बच्चों देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और इस तरह से बच्चों हम देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, ये सभी हो गए सर्वनाम के विषय के बारे में। सर्वनाम के 6 भेद अब हम आपको बताया है बच्चों। देखिए इस तरह से अभी हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, उसका डेफिनेशन इस तरह से है। पुरुषवाचक सर्वनाम में मतलब जिस सर्वनाम में शब्दों या व्यक्ति का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं जाता हूँ, तुम जाते हो और वह जाता है, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ है बच्चों। जैसा कि अन्य पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष जो है ना वो सब सर्वनाम में आएंगे बच्चों। सो इस तरह से अभी हम देखते हैं बच्चों। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम में बच्चों अभी हम देखते हैं कौन से भी एक जिसमें किसी निश्चय वस्तु का भी ज्ञान होता है और उन शब्दों के निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ, वहाँ, ये, वे, यह पास की वस्तु का सूचक होता है, वह दूर की वस्तु का, ये सब इस तरह से। उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम में बच्चों अभी हम देखते हैं, देखिए कि जिसमें से किसी निश्चय वस्तु का बोध नहीं होता है। जैसा कि कोई, कुछ, मतलब उसको उसके कोई भी एक पर्टिकुलर इतना है इस तरह से नहीं पता चलता, इसलिए अनिश्चयवाचक है। और इस तरह से प्रश्नवाचक सर्वनाम में अभी हम देखेंगे इन प्रश्नों का बोध होता है, जिसमें क्या
कौन, क्या, इस तरह से जो प्रश्न आते हैं वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें से वस्तु क्या है, एक वस्तु या दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट होता है, जैसे कि जो, सो, ये दोनों शब्द एक एक हैं और वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि जो काम करता है सो सफल होता है। सो ऐसे शब्द जो, सो जैसे जो शब्द होते हैं वो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं बच्चों। इस तरह से अभी हम क्या है, सर्वनाम विकारी शब्द हैं और इन कारण, रूप, लिंग, वचन और या फिर कारण के शब्द को भी बतलाता है। इस तरह से बच्चों अभी हम देखेंगे प्रश्नवाचक में क्या, कौन, इस तरह से आया है ना। और निजवाचक में जिस सर्वनाम में आप देखिए अपनेपन का बोध होता है उसे क्या है, क्या है, निजवाचक सर्वनाम में आता है बच्चों। उसके बाद अभी हम देखेंगे क्रिया। देखिए क्रिया मतलब क्या है, जिस वाक्य में या फिर वह शब्द में क्या है, काम का होना प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं बच्चों। अभी हम देखेंगे क्रिया के कितने भेद होते हैं। और देखिए इस तरह से क्रिया में जिसमें किसी काम का करना या होना प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं बच्चों। इस तरह से अभी हम देखेंगे क्रिया के बारे में, कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे बच्चों। देखिए क्रिया का शाब्दिक अर्थ है काम, कौन सा भी काम का करना या होना प्रकट होता है। इन शब्दों से किसी काम के करने या होने का ज्ञान हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसा कि लड़का दौड़ता है तो दौड़ना क्या है, काम है। और वे लिखता है, लिखना क्या है, काम है। सरला नाचती है, नाचना जो है ना काम है। और इन वाक्यों में दौड़ना, लिखना और नाचना क्रियाएं हैं बच्चों। इस तरह से क्रिया के सामान्य रूप से ना को हटा देने से जो बचता है उसे धातु कहते हैं। जैसे कि जा, पी, चल, छू आदि ये सब क्या है, क्रिया में आते हैं बच्चों। देखिए आप जैसे कि उदाहरण हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, पढ़ना, खेलना, खाना आदि वह सब क्या है, क्रिया में आते हैं। और देखिए बच्चों क्रिया के दो भेद होते हैं। देखिए सकर्मक और क्या है, अकर्मक आते हैं। सकर्मक में इस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर ना पढ़कर कर्म पर पड़ता है। सोहन किताब खरीदता है और राम फल खरीदता है। इस तरह से सकर्मक और अकर्मक आएंगे बच्चों। इस तरह से अकर्मक में देखिए जिन क्रियाओं का व्यापार या फिर फल कर्ता पर पड़े उन्हें अकर्मक कहते हैं। जैसे कि गाड़ी चली और लड़का सोता है। और सकर्मक और अकर्मक हो गया बच्चों। इसके बाद अब हम देखते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की विधि किस तरह से होती है। देखिए सकर्मक एवं अकर्मक क्रियाओं को पहचानने के लिए क्रिया के साथ किसको प्रश्न करना चाहिए और प्रश्न का उत्तर मिले तो उसे सकर्मक और उत्तर ना मिले तो उसे अकर्मक समझना चाहिए। सकर्मक मतलब क्या है, जिसमें लिखना, खेलना, देखना, खाना, पीना ये स्वयं के द्वारा जो होता है। अकर्मक मतलब क्या है, आना, जाना, गिरना, मरना, चलना ये सब क्या है, अकर्मक में आता है। हिंदी में लाना, भूलना, बोलना, लगाना, चुकाना और आदि सब अकर्मक क्रिया माने जाते हैं। इस तरह से सकर्मक अकर्मक क्रियाएं अभी हमने पढ़ा है बच्चों। इस तरह से अभी हम देखते हैं, देखिए बच्चों विशेषण मतलब कौन से भी ऐसा वाक्य जिसमें क्या है, विशेषण का बोध होता है, इसको विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और देखिए संज्ञा सर्वनाम की विशिष्टता को बताने के विकारी शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता प्रकट होती है वे विशेषण कहलाते हैं। निम्नलिखित में से देखिए बच्चों विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, इस तरह से उदाहरण सहित हम देखेंगे। विशेषण विशेष्य काला, जिसमें विशेषण किस तरह से पहचाना जाता है। देखिए काला, बड़ा, गरम, छोटा और क्या है, देखिए इस तरह घोड़ा, घर, दूध और क्या है, लड़की। ये विशेषण विशेष्य के लिंग वचन कारक के अनुसार बदलता है। इसे काला घोड़ा और यहाँ देखिए काली घोड़ी, काले घोड़े। इस तरह विशेषण के चार भेद देखिए यहाँ पर विशेषण के भेद। देखिए गुणवाचक विशेषण और देखिए इसके बाद संख्यावाचक विशेषण, निश्चयवाचक विशेषण और देखिए इस तरह से परिमाणवाचक और निर्देशकवाद और इस तरह से गुणवाचक, संकेतवाचक, संख्यावाचक, व्यक्तिवाचक, परिमाणवाचक, इस तरह से 5 विशेषण हमें यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है बच्चों। इस तरह से अभी हम देखते हैं, देखिए
विशेषण के बाद अब हम कौन सी भी एक गुण के बारे में जो विशेषता बताई जाती है वो इस तरह के विशेषण कहलाते हैं बच्चों। इस तरह से देखिए अभी हम देखेंगे विशेषण गुणवाचक मतलब क्या है। देखिए बच्चों, गुणवाचक में जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण के प्रकट होते हैं उन्हें गुणवाचक कहते हैं। ये घड़ी अच्छी है मतलब क्या है, वो घड़ी के गुण क्या है, अच्छी होना। और देखिए बड़ा लड़का नटखट है, लड़के के विशेषण क्या है, नटखट होना। इस तरह से गुणवाचक क्या है विशेषण हो गया है बच्चों। उसके बाद देखिए अभी हम देखते हैं संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण में जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या को बतलाते हैं उसे विशेषण, जैसे कि 10 फल है, 3 आदमी है, ये क्या है, संख्यावाचक है जिसमें नंबर आएंगे। और इसके बाद देखिए बच्चों अभी हम देखते हैं देखिए निश्चयवाचक में, देखिए संकेतवाचक में अभी हम देखते हैं बच्चों। देखिए संख्या में आपको हमने बता दिया है। और उसके बाद देखिए व्यक्तिवाचक विषय में कौन से भी एक व्यक्ति जिसमें क्या है उनकी विशेषता के बारे में बताया जाता है उसे क्या है विशेषण या फिर व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण मतलब क्या है, कितना कितना क्वांटिटी, इस तरह से जो परिमाण है वो इस तरह से विशेषण बताया जाता है। और इस तरह से बच्चों अभी हम देखेंगे विशेषणों की तुलना और क्या है, इस तरह से अभी हम देखेंगे बच्चों विशेषण गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक भी। और उसके बाद अब हम देखेंगे संकेतवाचक हो गया है ना, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के द्वारा करते हैं उसे, जैसे कि ये बिल्ली बड़ी है और वे घोड़ा क्या है, छोटा है। इस तरह से संकेत बताया जा रहा है कि ये इस तरह से है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो संज्ञा के शब्दों की रचना में व्यक्तित्व संज्ञा होती है, जैसा कि देखिए यहाँ पर बिहार से जो आया है उसको बिहारी कहते हैं, राजस्थान से जो आया है उसको राजस्थानी कहते हैं। इस तरह से अभी हम देखते हैं, देखो बच्चों अभी संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के बारे में हमने क्या है बहुत भरपूर जानकारी प्राप्त कर ली है। अभी देखिए अब हम देखते हैं क्या है पंक्चुएशन जिसे कहते हैं, क्या है चिन्ह जिसे कहते हैं बच्चों। तो देखिए उदाहरण के लिए अभी यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं, ये ध्यान से सुनिए। और देखिए इसमें जैसा कि कुछ विराम चिन्हों के बारे में भी बताया गया है। और बोलते या अथवा पढ़ते समय भी अपनी क्या है अपनी बात को ठीक तरह से कहने के लिए जो कुछ रुकना पड़ता है। यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंस बना रहे हैं हम, कुछ अनुच्छेद बना रहे हैं, उसमें कहीं पर विराम चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम, कॉमा, फुल स्टॉप ऐसे आते हैं ना, ऐसे चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं बच्चों। रुकने, जहाँ पर हमें रुकने की कितनी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, कुछ जगह पर हम ज़्यादा देर रुकते हैं, कुछ जगह पर हम थोड़ा समय लेकर के रुक जाते हैं। और इस तरह से रुकने के को में अपनी जो कुछ भी रुकने की ये क्रिया व्याकरण की भाषा में विराम चिन्ह कहलाते हैं, जिसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। जो कहानी, लेखन, निबंध आदि लिखने के समय में इस प्रकार के रुकने के स्थलों की स्पष्टता के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। और देखिए विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से भावों को स्पष्टता लाती है। इस तरह से बच्चों अभी हम देखेंगे विराम चिन्ह कितने प्रकार के हैं। और देखिए विराम चिन्हों को किस तरह की हम प्रयोग में लाते हैं देखेंगे। देखिए बच्चों, देखिए अल्प विराम मतलब क्या है, देखिए कॉमा जिसे कहते हैं। अर्ध विराम मतलब क्या है, अर्ध विराम मतलब जहाँ पर सेंटेंस अभी है, अभी आपको देखिए आपको थोड़ी देर के बाद वो बात को कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसको। पूर्ण विराम मतलब क्या है, कम्प्लीटली फुल स्टॉप, जहाँ पर हम फुल स्टॉप कहते हैं, सेंटेंस का कंप्लीट हो गया है वहाँ पर। प्रश्न चिन्ह मतलब क्या, क्वेश्चन मार्क होता है बच्चों। आश्चर्य चिन्ह में मतलब या, हाँ, ये, अरे, वो, इस तरह से बोलते हैं ना। और इससे निर्देश मतलब निर्देश बताया जाता है, सिग्नल बताया जाता है। इस तरह योजक जो है ना, हाइफन लगाया जाता है। इस तरह कोष्टक मतलब क्या, ब्रैकेट में जो लिखा जाता है। इस तरह के उद्धरण चिन्ह में मतलब क्या, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा जाता है। सो इस तरह से बच्चों हम लोग विराम चिन्ह का कई जगह पर हमें इस तरह से प्रयोग होता है, जो हमें सेंटेंस को लिखने में क्या बहुत आसानी होती है। और क्या है फॉर्मेशन मतलब क्या, एक सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह से लेख लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, कविता लिखते हैं, ये सब में विराम चिन्हों को किस तरह से हम प्रयोग करते हैं, इसके बारे में भी हमें यहाँ पर आज जानकारी प्राप्त हुई है बच्चों। आपको हम असाइनमेंट में देखिए किस तरह क्या क्या क्वेश्चन दे रहे हैं। भाषा हमारे मनुष्य के
क्रिया क्या है, नाउन के बारे में क्या है उसके बारे में बताया गया है, शॉर्टकट में लिखिए। और सर्वनाम भी दिया गया है असाइनमेंट में, क्वेश्चन भी दिए गए हैं, आंसर भी दिए गए हैं, उसको लिखना है। क्रिया भी क्या है जिसमें